हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम जो अपना फिजिक्स का टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट, वो है हमारा ग्राफ्स के बारे में। यानी कि जैसे हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ हैं, यानी कि विस्थापन और समय के ग्राफ हैं, उसी तरीके से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, यानी कि हमारा जो भी वेग है उसका समय के साथ का ग्राफ है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यानी कि त्वरण और हमारा जो समय का ग्राफ है, हम लोग वहाँ से आज शुरू करेंगे। ये ग्राफ्स सीधे सीधे एग्जाम में दे करके आप लोगों से पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है ये किस तरह का है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ्स हमारे वो समझने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा हमारा यहाँ पे, यानी कि ग्राफीय प्रदर्शन उसको हम कहते हैं, तो उसको आज समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ग्राफीय प्रदर्शन। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो तीन तरह के हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहला आएगा ये, यानी कि हमारा विस्थापन और समय, इनका ग्राफ होगा। ठीक है। अगर मैं अब बात करता हूँ सेकंड वाले की, तो सेकंड हमारे पास होगा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि हमारा जो भी वेग है और जो हमारा समय है, उनका जो भी हमारा यहाँ पे ग्राफ होगा वो। और उसी तरीके से फिर थर्ड हमारे पास आ जाएगा, वो होगा हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड हमारे पास होगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे त्वरण है और समय है, उनका ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास में होगा। तो अगर मैं सबसे पहले से शुरुआत करता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग कुछ कंडीशंस जो है बोलेंगे, यानी कि कुछ परिस्थितियां जो है हम यहाँ पे बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमारे पास होगा। मतलब विस्थापन व समय का ग्राफ। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस वाले में जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ कंडीशंस लेंगे, यानी कि हमारी कुछ यहाँ पे क्या होंगी, परिस्थितियां जो है वो होंगी। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, तो इसमें हमारे पास में आएगी कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई एक वस्तु है हमारी, और वो वस्तु जो है वो रुकी हुई है। तो अगर वस्तु एक ऐसी सिचुएशन में है, यानी कि ऐसी स्थिति में है जहां पे वो क्या कर रही है, कोई भी एक तरीके से मोशन नहीं कर रही है, यानी कि वो चाल में नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो उसका ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हमें यहाँ पे जो है वो देखना है। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो पहली कंडीशन इसी के अंदर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा यहाँ पे क्या है, वस्तु है, वो रुका हुआ है। जब कोई वस्तु गतिमान ना हो, यानी कि रुका हुआ हो। तो हम तब की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन में अगर ऐसा होगा तो आप एक बात बताओ, टाइम, मान लो आप रुके हुए हो, आप अभी कहीं पे खड़े हुए हो और आप टाइम देख रहे हो, तो टाइम तो क्या है, बदलता है, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी जगह है, वो तो बदलती ही नहीं है, आप उसी जगह पे खड़े रहते हो। तो ऐसे वाले ग्राफ में होता क्या है कि आपका जो टाइम होता है वो बढ़ता रहता है, और जो आपका एक तरीके से क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो आपका विस्थापन है, वो उतना ही रहता है जितना कि पहले था। तो यहाँ पे उसमें कोई भी बदलाव किसी भी तरह का जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे ग्राफ है। अब इसमें क्या है ना, आप लोग को ये बात समझना जरूरी है कि किस एक्सिस पे हमारा क्या चीज आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ये वाला एक्सिस देख रहे हैं तो इस पे क्या होगा, आप ये वाला एक्सिस देख रहे हैं तो इस पे क्या होगा। ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसका क्या मतलब है, सब समझाता हूँ। तो आप सबसे पहले एक्सिस समझो कि आपका जो ये एक्सिस है, ये हमारे पास में कौन सा है, ये है डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि हमारे विस्थापन का। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल वाले की, यानी कि समतल वाले की, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होता है टाइम, यानी कि हमारा समय, ये यहाँ पे हो जाता है। तो मैंने टाइम को यहाँ पे क्यों लिया, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, देखो टाइम क्या है ना, एक ऐसी चीज है यहाँ इन दोनों में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इनमें, इन दोनों में अगर बात करूँ तो टाइम ऐसी चीज है जो कि किसी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट बल्कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, आपका जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट बनेगा, है ना। या तो आप उसी जगह रहोगे या फिर आप किसी और जगह चले जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, वो टाइम के साथ साथ बदल रहा होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम एक ऐसी चीज है जो कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट हो गया है, यानी कि एक तरीके से क्या है, आत्मनिर्भर हो गया है। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां आत्मनिर्भर होती हैं, उनको हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। और जो भी हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है यानी कि निर्भर होती हैं, उनको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं हमारे वाई एक्सिस पे। ये चीज जो है होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा बना हुआ है, ये एकदम सीधा ग्राफ बना हुआ है। अभी सीधा ग्राफ क्यों बना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारा यहाँ पे जो भी टाइम है वो क्या है, वो यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी जो पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की, वो उसी जगह पे बनी हुई है, वो वहां से नहीं हिली है। ये चीज हो जाती है। ठीक है, चलो। तो हमने पहला ग्राफ जो हमारा था वो बिल्कुल हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ को। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमारे पास में है टाइम। आप जरा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सीधी लाइन है। तो जब भी रेखा सीधी होती है, एक स्लोप नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं वक्र का ढलान। तो जो हमारा स्लोप होता है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो पक्का बन जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस लाइन के स्लोप की, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वक्र के ढलान की। हम्म, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वक्र के ढलान की। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमारा जो एंगल यानी कि जो हमारा थीटा है वो कितना होगा, वो होगा जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप है यानी कि जो हमारा वक्र का ढलान है वो कितना हो गया, वो हो गया जीरो, है ना। अब अगर ये जीरो है तो यहाँ पे क्या होता है, आपसे दो तरह के सवाल जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही बन जाएगा कि यहाँ पे स्लोप जो है वो कितना होगा। तो पहली बात आप लोग बता दोगे कि स्लोप यानी कि वक्र का ढलान जीरो होगा। दूसरी चीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे
ग्राफ के कंक्लूजन पूछता है, यानी कि आपके सामने जो ये ग्राफ है इसके एक तरीके से रिजल्ट जो है वो पूछेगा, कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे पूछेगा कि इससे आप लोग क्या चीज समझ पा रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे एकदम साफ समझ में आ रहा है, वो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। अब क्या होता है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को समय से यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे वेलोसिटी यानी कि हमारा जो वेग होता है वो मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ इस वाली स्थिति में आप अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो आपका चूंकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है ना। टाइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इस वाले सिचुएशन में जो भी आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या आएगी, यानी कि जो आपका वेग आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप जैसे आपने लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू जीरो, तो इसमें इसी से कंक्लूजन निकाला जा सकता है, दैट मीन्स velocity in this case will be जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। स्लोप से ही हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्लोप हमेशा क्या होता है, देखो आपको स्लोप के लिए मैं बताता हूँ, अगर किसी को स्लोप के बारे में नहीं पता है। ये देखो, हमेशा स्लोप जो है वो निकाला जाता है इस तरीके से जो आपके सामने है। टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने किया है, यानी कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक 90 डिग्री के कोण वाला आपके पास में एक क्या है, एक त्रिकोण की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें आपका जो यहाँ पे क्या है, कोण है, यानी कि जो आपका एंगल है वो आप यहाँ पे एक निकालना चाह रहे हो। तो ये चीज तभी अप्लाई होती है। अब तो मैंने यहाँ पे अगर टेन थीटा अप्लाई कर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसलिए स्लोप की वैल्यू क्या है, जीरो, है ना। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इस वाले केस में क्या ही है, जीरो। तो हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या है, ये होगा, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे उसकी कुछ है ही नहीं। मैं वही आपको कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप ऊपर रख भी दोगे तो चूंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट बेस हमारा टाइम है, ये रहा बेस, है ना, ये यहाँ पे बेस है, ये हमारा टाइम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी जीरो निकल करके आती है इसी स्लोप से। तो ये बात जो है हमें यहाँ पे समझनी है। चलिए, तो हमने इससे कंक्लूजन जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं हमारी आगे। तो पहला ग्राफ हम लोगों ने जो है वो देख लिया है, अब हम देखेंगे अपना यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ। अब अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ की बात करता हूँ, अब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा वो चल रहा होगा। When the object is moving in uniform motion, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी कंडीशन बन जाएगी, जब कोई वस्तु हाँ, तो यहाँ पे हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि समान गति में है, मैं उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में हमारा जो यहाँ पे ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो जाता है कि आपका जितना टाइम गुजरेगा, आपका ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस आगे चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट जितना भी यहाँ पे आपका टाइम जो है वो गुजरेगा, आपका ऑब्जेक्ट उतना ही आगे जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसमें ये चीज होती है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में हमारे पास में जो ग्राफ यहाँ पे बनता है वो ग्राफ किस तरह का बनता है, वो ग्राफ बनता है हमारे पास यहाँ पे एक सीधी लाइन की तरह। ठीक, अब जो यहाँ पे देख रहे हैं,
इस जगह पे आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना, और इस जगह पे आएगा हमारा यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो हमारा ग्राफ वो बनेगा कुछ इस तरीके से, एक सीधी ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितना टाइम उसने चला है, मतलब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, आप जब इस जगह से शुरू कर रहे हो, आप थोड़ा सा आगे बढ़े हो तो आपका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप इतना आगे बढ़े हो आपका उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप इसमें जितना भी टाइम आपका गुजरता है, आपका जो विस्थापन यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो उतना ही होता है। यानी कि एक तरीके से एक रेशो में यहाँ पे जो है वो चल रहा होता है, यानी कि अनुपात में जो है वो चल रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ तो हम इसके स्लोप की बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होगा। उसी तरीके से हम लोग इसमें आगे की चीजों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि स्लोप किसके बराबर होगा। अगर आपसे स्लोप की वैल्यू निकलवा रहा है तो आप यहाँ पे स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हो, उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि जो इस ग्राफ का यानी कि इस ग्राफ का जो भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, वक्र का ढलान होगा, यानी जो स्लोप होगा वो असल में किसके बराबर होगा वो भी बता सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसके, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वक्र के ढलान की। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये कब बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस, इसको देख लो। ये देखो, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, मान लो ग्राफ आपका इतना था, इस ग्राफ में जो आपने ये लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे डाला है, तो मैं बात कर रहा हूँ ये अभिलंब की, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक अभिलंब गिराया तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये मेरा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर जो है बन रहा है इस वाले त्रिकोण में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करता हूं तो यही परपेंडिकुलर मेरा किसके बराबर है, यही परपेंडिकुलर मेरा बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। यही परपेंडिकुलर मेरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बेस, और जो बेस है किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो मैं वहां पे वैल्यूज जो है वो रख सकता हूँ, तो हमारा जो यहाँ पे स्लोप है वो निकल करके आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, टाइम। तो थीटा की वैल्यू यानी कि आपके स्लोप की वैल्यू जो है यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी। अब एक बार मैं आपको और बताता हूँ, जब भी हमारा स्लोप बहुत छोटा होता है ना, जब भी हमारा स्लोप यानी कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है तो ये टेन थीटा के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा थीटा बहुत छोटा है तो ये टेन थीटा के ही बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या जाता है, वेलोसिटी। इसीलिए आप लोगों से एक सवाल और पूछा जाता है कि हमारा जो स्लोप है यानी कि जो हमारा वक्र का ढलान है वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारा बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। किस वाले केस में, इस वाले केस में, है ना, ये आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा और वो समझ लिया है कि हमारा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको अगर मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा हमारे टाइम से, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। और अगर मैं इसमें आगे की बात करता हूँ तो यहाँ इसी वाले केस में हमारे पास ये जो इसका स्लोप है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे वेलोसिटी के। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट
इज इन, या फिर कह सकते हैं कि इज स्लोइंग डाउन। यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और वो क्या कर रही है, वो एक तरीके से ब्रेक लगा रही है ना। वो यहाँ पे क्या कर रही है, ब्रेक लगा रही है, मतलब अपनी जो गति है उसको धीमी कर रही है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। अब मैं इसको नीचे लेके गया हूँ, क्यों वो भी बताऊंगा क्यों लेके गया हूँ। यहाँ पे होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे है हमारा, देखो होता क्या है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है, यानी कि वो ब्रेक लगा रहा है, जब वो ब्रेक लगा रहा होता है तो उस वाली सिचुएशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम होता चला जाता है ना। आप यानी कि क्या कर रहे हैं, आपका समय जो है वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है, तो आप ज्यादा टाइम में आप कम दूरी यानी कि कम विस्थापन जो है आप अपना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो ये है कि टाइम आपका बढ़ रहा है और आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक लगा रहा है। तो जब वो ब्रेक लगा रहा होगा तो उस वाली सिचुएशन में आप जो देख रहे हो, यहाँ पे ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह आकर के नेगेटिव हो गया, इसको तो मतलब सीधा सा है ना कि इस जगह से नीचे तो ये नेगेटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी नेगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ चलने लगा। कहने का मतलब ये है, मान लो कि पहले वो इस तरफ जो है जा रहा था, और जाते जाते उसने क्या करे, ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, तो जैसे ही वो जा रहा था ब्रेक लगाया उसने, वो यहाँ तक पहुंचा, लेकिन अब क्या हुआ, वो वापस जाने लगा ऐसे। तो ये नेगेटिव का मतलब हो गया है ये, कि यहाँ पे उसने जो भी अपनी दिशा है वो क्या कर ली है, वो उसने अपनी बदल ली है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगी। तो अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने स्लोप की, यानी कि मैं अगर यहाँ पे अपने वक्र के ढलान की बात करता हूँ, तो वो देखो क्या होगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ यहाँ पे ये होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 से ज्यादा जो है ये हो जाएगा। और एक बात और आपको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब ये स्लो डाउन कर रहा है तो आप इसको और भी कुछ कुछ नाम जो है वो दे सकते हो। कैसे नाम दे सकते हो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ब्रेकिंग कर रहा है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रिटार्डेशन में आ रहा है, यानी कि धीमा कर रहा है। हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन कर रहा है। तो इन वाली सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, और ये आप लोगों के सामने है। बस याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में स्लोप कितना है, वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें हमारे पास में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो जिस जगह से चला था, कुछ टाइम के बाद में वो अपनी उसी जगह पे वापस आने लग रहा है। तो वहां पे ग्राफ जो है हमारा क्या होगा, यानी कि वो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते से वो वापस आने लग रहा है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो आपके सामने ये वाला ग्राफ है, आप इसको टिक करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूँ, फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कि नेक्स्ट एक मैं यहाँ पे केस जो है वो अपना ले लेता हूँ। नेक्स्ट केस हमारे पास में होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार अपनी स्पीड जो है वो बदल रहा है ना, कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार अपनी स्पीड बदल रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्लोप होता है, यानी कि जो हमारा थीटा होता है, किसके बराबर है, वो वेलोसिटी के बराबर है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे वक्र का ढलान है वो किसके बराबर है, हमारे वेग के बराबर है। तो यहाँ पे अगर वो बार बार अपनी स्पीड बदल रहा है, यानी कि एक तरीके से वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पे तब हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, अब हम उसके लिए जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, 3 हो चुके हैं, फोर्थ हमारे पास है। When the object is in नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान
गति में होगा तब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पे कैसे बनेगा। कहने का मतलब है वो बार बार अपनी जो गति है उसको बदल रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। चलो इसको फिर मैं साइड में लिख देता हूँ। ये हमारे पास में एक नई चीज जो है निकल करके आई, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा, तो यहाँ पे इसके लिए ग्राफ जो है वो कैसा बनाया जाए, देखो अब। तो मैंने आपको एक हिंट दिया था मैंने स्लोप के बारे में, यानी कि वक्र के ढलान के बारे में, कि हमारी जैसे जैसे गति बदलती है तो हमारा जो स्लोप होता है, वक्र का ढलान होता है, वो भी बदलता है। और वक्र का ढलान क्या था, लाइन ही तो थी, एक रेखा ही तो थी। तो वो लाइन आप किस तरीके से बना रहे हो, उसी से साफ जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है ना। तो देखो जैसे मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बार बार बदल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, एक लाइन मैंने ये बनाई है। उसके बाद मैंने एक काम कर लिया, चलो मैंने इसको अब ऐसे कर दिया। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना। आप इस ग्राफ को जहां तक ले जाना चाहें आप ले करके जा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एंड ही कर देता हूँ यहीं पे, इसको यहीं पे ही एंड कर देते हैं। चलो मैंने इधर ले लिया, ये देखो अब। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ हिस्से जो है वो बनाए हैं। आप देख सकते हो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो इसमें अगर यहाँ से देखूं तो कुछ और वेलोसिटी निकलेगी, अगर मैं यहाँ से देखूं तो कुछ और वेलोसिटी निकलेगी, यहाँ से देखूंगा तो कुछ और है, यहाँ से देखूंगा तो कुछ और है ना। ये बात जो है मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों के ऊपर एक सवाल जो है यहाँ पे छोड़ता हूँ, और आप सभी लोगों को जो है वो समझना है, और उसका जवाब जो है मुझे यहाँ पे आप लोगों को देना है। अब सवाल क्या है, देखो जरा, आपसे सवाल ये आ सकता है एग्जाम में ग्राफ दिखा करके कि चलो ये बताओ कि कौन से वाले ग्राफ में जो हमारी गति यानी कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा निकल करके आ रही है, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो फिर वो कैसे होगा, देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसको देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये फिर ऐसे जा रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है ना। डिस्प्लेसमेंट का अंतर अगर मैं देखूं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में, तो फिर काफी कम है वो, लेकिन टाइम जो है वो काफी ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ ठीक इस जगह पे मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, कम होगा काफी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, है ना। तो आपको यहाँ पे मुझे ये बताना है कि किसका कम है, ठीक, किसका ज्यादा है, किसका नेगेटिवली जो है वो है, यानी किसका नेगेटिव आ रहा है, और किसका जो है यहाँ पे नेगेटिव में भी ज्यादा आएगा। वो सारी चीजें आपको जो है मुझे यहाँ पे सोच करके बतानी है इस ग्राफ को देखकर। तो ये वाला जो हमारे पास में ग्राफ है, ये वाला कौन सा हुआ, ये हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन तरह के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वो देख लिए हैं, और ये ग्राफ हमारे लिए जो है एक तरीके से क्या है, इन ग्राफ को करना जरूरी है। सवाल यहाँ से जो है हमारे वो अच्छे खासे बन जाते हैं और पूछ लेते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा वेलोसिटी के लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पूरा कर लिया और अच्छे से कर लिया। इसके बाद हमारे पास में है सेकंड, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहने का मतलब है कि हमारा गति और समय का ग्राफ यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो अब इस ग्राफ को कैसे बना जाए, इसमें भी मैं जो है वो कंडीशंस लूंगा। मैं इसमें क्या कंडीशन लूंगा, उसी तरह कंडीशंस होंगे बिल्कुल हमारे पास, जैसे हमने कंडीशंस यहाँ पे पीछे जो है वो ली थी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चल रहा है ना, रुका हुआ है या फिर तेज स्पीड में है, तो इस तरह की चीजें जो है मैं यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं
सबसे पहला केस कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, इसी में है सबसे पहला। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी वस्तु है वो गतिमान है नहीं। इसका मतलब तो यही निकलता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा? अभी देखो, अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, फिर से वही चीज आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी कहाँ पे लूँ, टाइम कहाँ पे लूँ? तो सेम चीज को फॉलो करना है, यानी कि टाइम हमारा यहाँ पे होगा और वेलोसिटी जो होगी हमारी वो यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम है वो एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, आत्मनिर्भर है। समय के ऊपर ही बाकी और चीजें जो है वो निर्भर कर रही है, समय जो है वो किसी और के ऊपर निर्भर कर ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैं अपना क्या, टाइम। अब जैसे मैंने बताया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एट रेस्ट है ना, चल ही नहीं रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब तो ये हो जाता है कि वो जहां भी होगा बस सिर्फ वहां पे टाइम ही बढ़ेगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही नहीं। वेलोसिटी तो फिर कुछ है ही नहीं उसकी। वेलोसिटी अगर होती, मान लो वो 2 की स्पीड से भी चल रहा होता तो वो चल रहा होता ना, है ना। तो यहाँ इस वाले केस में चूंकि वो चल ही नहीं रहा है, तो मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, एक तरीके से एक ही जगह रुका हुआ होगा और उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऐसे। ये बिल्कुल इसी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ना, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, ये हमारा वो ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? यहाँ पे क्या है कि बस टाइम जो है बढ़ रहा है, लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो चल ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे ये चीज होगी। तो इस वाले केस में अगर बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज समझ में आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे स्लोप है वो क्या, जीरो। यानी कि हमारा जो यहाँ पे वक्र का ढलान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास हो चुका है जीरो। एक चीज ये। दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है कि हमारा जो भी यहाँ पे त्वरण है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी क्या होगा, जीरो। क्यों होगा ये? क्योंकि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से वेलोसिटी तो चूंकि उसकी कुछ है ही नहीं, शुरू से लेकर के आखिर तक जीरो ही रही, तो आप यहाँ पे जीरो कर दोगे, टाइम ही बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएगी। ये चीज होगी। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है, शुरू से लेकर आखिर तक सेम है, कांस्टेंट बनी हुई है ना। तो मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूं जिसमें मेरी वेलोसिटी शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही होगी, बदलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब आप इसका जो ग्राफ है, फिर तो ये बहुत आसान सा केस जो है हमारे पास में हो गया। ये हमारे पास में एक एक्सिस हो गया, उसी तरीके से फिर हमारे पास हो जाएगा ये हमारा दूसरा एक्सिस, ठीक है। और यहाँ जो हमारा फिर ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। तो इधर मैं लेता हूँ हमारा क्या, वेलोसिटी,
ये हमारा यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, यानी कि हमारा जो वेग है वो यहाँ पे हो गया, और हमारा जो यहाँ पे टाइम है वो होगा यहाँ इधर, ये हमारा जो समय है वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमारे पास है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हो सीधी लाइन जो हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक उसकी जो भी वेलोसिटी है वो एक ही बनी हुई है, वो बदल ही नहीं रही है, तो इसलिए ग्राफ यहाँ पे ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे बाकी की चीजों की बात करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 0। वेलोसिटी इस वाले केस में क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, वो भी हो जाएगा यहाँ पे क्या? 0। ठीक है, अब आगे की चीजें देखते हैं। मान लो अभी तक हमने क्या लिया? एक्सेलरेशन तो 0 लिया हुआ है ना। इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0 है, इस वाले केस में हमारे पास में क्या? एक्सेलरेशन 0 है। तो इन केसेस में हमारे पास में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। अब मैं एक ऐसा केस लूंगा जिसमें एक्सेलरेशन हमारा 0 वो होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि वहां पे हमारे पास में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो किस तरीके से दे रहा हूँ, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू दे रहा हूँ या फिर बदलने वाली वैल्यू जो है वो दे रहा हूँ। तो फिक्स्ड वैल्यू का मेरा मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो कि एक तरीके से क्या है? कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे बाकी के केसेस जो है वो भी देखेंगे। तो देखो तीसरा है यहाँ पे, when the object is moving with constant acceleration। हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो मूव कर रहा है ना। यानी कि वस्तु जो है हमारी यहाँ पे वो कैसे चल रही है? वो एक कांस्टेंट हमारे त्वरण से चल रही है, यानी कि ना बदलने वाले त्वरण से जो है वो चल रही है। समान त्वरण जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। तो अब एक चीज बताओ, अगर ऐसा होगा, अब आप लोगों के सामने मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ। मान लो एक्सेलरेशन है मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी। अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो क्या चीज है ये? v हमारे पास में है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कहने का हो गया अंतिम वेग, है ना। और अगर मैं u की बात करता हूँ तो ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमारी जो प्रारंभिक वेग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं t की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारा टाइम। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखना, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो शुरू से जब चला तो यहाँ पे u की वैल्यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे v निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है आखिरी वाली वो मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक बार देखो ये फॉर्मूला जो है बदल करके कैसा बन जाएगा। क्योंकि शुरू से चल रहा है ना, तो रुका हुआ था पहले तभी चला, तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे हमारे पास में v की वैल्यू है, क्या है कि हमारे पास में v की वैल्यू a t कह सकते हैं कि a यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये चीज जो यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब एक चीज देखते रहो आप यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी ना। कितना लिया था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया था। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ चीजें बनाने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ पे v, जब टाइम हमारे पास में क्या होगा? 0 सेकेंड, तब हमारा जो v है वो कितना होगा? अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू 0 रख दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, v की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं निकाल रहा हूँ आगे 2 सेकंड पे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, जब मेरा टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकंड,
तो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड जो है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी क्या है वैल्यूज है वेलोसिटी की, वो क्या हो रही है, 0 2 4 6 ऐसे बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक अनुपात में बढ़ रही है ना। कैसे बदल रही है, अनुपात में जो है बदल रही है। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एक रेशो जो है वो नजर में आएगा। देखो अब उसी रेशो की वजह से आपका जो यहाँ पे ग्राफ है बिल्कुल ऐसे सीधा बनेगा। अब ये डिपेंड करता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड इस बात पे करता है, यहाँ एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्लोप की बात कर रहा हूँ, कि स्लोप 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा ऐसा फिक्स नहीं होता है, लेकिन लाइन का जरूर फिक्स होता है कि वो इस तरीके से ही जाती है। अब वो लाइन ऐसे भी जा सकती है, वो जो लाइन हमारे पास में है वो इस तरीके से जा सकती है, या फिर हो सकता है यहाँ से चली जाए, या फिर हो सकता है वो यहाँ से चली जाए। तो लाइन जो है वो कहीं से भी जा सकती है, लेकिन जाएगी इसी तरीके से, है ना, इंक्लाइंड होगी वो लाइन। अब तो हमारा वेलोसिटी जो है वो हो चुकी है यहाँ पे, हमारा जो टाइम है वो हो चुका है यहाँ इस जगह पे, है ना, और जो हमारा ग्राफ है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं बात करता हूँ स्लोप की, तो स्लोप हो जाएगा यहाँ इस जगह। फिर सब वही काम करना है, क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लूंगा, ये मैंने यहाँ पे अपना एक परपेंडिकुलर जो है वो ले लिया है। अब इसमें देखो यहाँ इस जगह पे इसका जो मेरे पास में स्लोप है वो क्या आएगा मेरे पास में, जिससे मैंने आपको समझाया था, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करता हूँ तो क्या है, वेलोसिटी अपॉन में क्या है, टाइम, है ना। तो याद रखना वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। तो हमारा जो स्लोप होता है कौन से ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is always equals to acceleration। ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो ये क्या है ना, ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हो एक ही त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है। तो इस वाले केस में, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसका एरिया जो है वो निकालने लगूं, यानी कि ये सारा जो आप एरिया देख रहे हो ये अगर मैं निकालने लगूं, अगर मैं इसका एरिया यहाँ पे निकालने लगूं, तो यहाँ पे एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, यानी कि अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल या फिर कह सकते हैं कि त्रिकोण का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1/2 इंटू टाइम इंटू, ये टाइम हो गया ना, बेस तो टाइम है हमारा, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, वो है वेलोसिटी। अब आप लोग सोच करके एक बार बताओ, क्या टाइम और वेलोसिटी जो है आपका, वो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या डिस्प्लेसमेंट आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये बनेगा कि जितने भी आपके वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के एरिया होते हैं ना, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, ये पूछता है, ये हमारे बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट जो है ये आ गया है, ये सभी आप लोग जो है नोट करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ velocity time graph is always equals to डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीज मैंने अभी बताई है वही यहाँ पे लिखवाया है कि जो भी मेरा एरिया होता है किसका, हमारे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का, यानी कि वेग और समय के ग्राफ का, वो हमेशा किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। ऐसा मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो स्लोप है वो आप यहाँ पे 45 डिग्री हो, स्लोप जो है यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बस याद रखना है कि स्लोप जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर जो है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये चीज जो है हमारे पास में होती है। अब आगे कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। एक और केस यहाँ पे मैं देखता हूँ,
अभी तक 3 केस हो चुके हैं। हाँ 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। When the object is moving with constant acceleration but with some initial velocity, इधर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु है वो जब चल रही थी तो यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेलरेशन था वो शुरू से लेके लास्ट तक क्या था, सेम था। यानी कि त्वरण जो हमारा यहाँ पे बना हुआ था वो निरंतर बना हुआ था, समान बना हुआ था। ठीक है। अब उसी वस्तु के पास में जब वो चलना शुरू हुई तो पहले से ही कुछ ना कुछ उसके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एक तरीके से प्रारंभिक जो है गति उसके पास में थी मौजूद। तो हम ऐसी स्थिति में अब ग्राफ जो है वो कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पे वो देखना है। तो देखो अब बाकी चीजों का ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, यानी कि ये जो आप यहां से लेके यहां तक का केस देख रहे हो इसमें तो ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसा बनना चाहिए। देखो अभी तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारे पास वेलोसिटी, है ना, और यहाँ पे हुआ है हमारे पास में क्या, टाइम। अब ऐसा ग्राफ बना था पिछली बार, लेकिन अगर मैं उसमें ये वाली चीज ऐड कर दूं, यानी कि ये और एक कंडीशन में इसमें लगा देता हूं कि वो पहले से ही किसी एक गति यानी कि वेलोसिटी से चल रही थी, तो ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। तो ग्राफ में देखो क्या होगा, इसको हम हल्का सा ऊपर कर देंगे। क्यों कर देंगे? नीचे से शुरू करने का मतलब है कि बस वो अभी चल करके आगे बढ़ी है, अभी वो रुकी हुई थी और बस अब चलना शुरू करी है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऊपर ले रहा हूं तो इसका मतलब ये था कि वो पहले से ही चल रही थी अपनी एक फिक्स वेलोसिटी से, और अब आपने उसमें एक्सेलरेशन दिया, अब उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हुई है ना। तो ये है उसका मतलब। तो यहाँ पे आप जो इतने हिस्से को देख रहे हो, ये हमारे पास होगा हमारा क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से भी लिखते हैं। ग्राफ बाकी सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये है आपके सामने। अगर अब आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हो। कैसे? यानी कि जो आपका विस्थापन है वो निकाल सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। स्लोप यहाँ पे अभी भी निकाला जाएगा। कहाँ निकाला जाएगा? देखो यहाँ से ऊपर जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, यहाँ तक का जो आपको स्लोप होगा वो कुछ भी एक्सेलरेशन देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन है, त्वरण की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अभी देखो, तो मैंने क्या बताई, मैंने बात बताई एरिया वाली। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारे पास में होगा। तो यहाँ जो आप ये देख पा रहे हो, इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट का 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि एक त्रिकोण है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी, ये हमारे पास में क्या, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास में, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ कह सकते हो आप। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो भी आप देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हमें यहाँ पे क्या दे देगा, ये हमें यहाँ पे हमारा जो है इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ऐसे ही ऊपर जो है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दोनों को ऐड करना, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके सामने होगा। ठीक है। तो ये चीज इतनी हमें यहाँ पे करनी है। आप लोगों के सामने मैंने सारे केसेस जो है वो ऑलमोस्ट बता दिए हैं। इसमें एक दो चीजें हम लोग और ले लेंगे। मान लो कि हमारे पास में
यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला केस लेते हैं। अभी तक मैंने जो लिया था ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला लिया था, और एक बात और बता दूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया था, यानी कि जो हमने यहाँ पे त्वरण लिया था वो कैसा लिया था, पॉजिटिव लिया था। ये आप सब लोग याद रखना। एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट था वो हमारा वो क्या था, पॉजिटिव। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो भी हमारे पास बदलने वाले भी हो जाते हैं और कांस्टेंट भी हो जाते हैं। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है वो जो शुरू शुरू से लेकर के आखिर तक एक समान रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। एक होता है वो जो बदलता रहता है, और दोनों ही हमारे दो तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अभी तक पॉजिटिव लिया और कांस्टेंट वाला लिया है। अब मैं नेक्स्ट केस लूंगा जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हो गई, लेकिन इस बार नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि हमारा ऋणात्मक जो है वो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस अब हम देखते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट केस। When the object is moving with constant but negative acceleration, constant but negative acceleration, तो ये हमारे पास में है। एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हमारा समान त्वरण है, मगर इस बार ऋणात्मक है ना, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की एक बात होती है, इसको हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी आपकी स्पीड होगी, यानी कि जो भी आपकी एक तरीके से गति होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगते ही वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला जाता है। वेलोसिटी मैंने अब क्या बताई, फिर जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा वो। लेकिन क्या है ना, चूंकि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास वेक्टर्स यानी कि हमारे सदिश होते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं उसको चाहूँ तो आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेकर के जा सकता हूँ। यानी कि जीरो जब हो जाएगी वेलोसिटी, यानी गति जब मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मैं उसको तब भी आगे नीचे की तरफ नेगेटिव दिशा में लेके जा सकता हूँ। तो उसका मतलब ये होगा कि ये अपनी दिशा को बदल करके दूसरी दिशा में वापस से चलना शुरू हो गया है, यानी कि जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन था, एक तरीके से विपरीत जो दिशा थी, उसमें चलना शुरू हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा। चलो, तो हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब मैंने क्या करा है, इसमें देखो, इसको मैं एक्सटेंड ही कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, यहाँ पे हमारे पास में है टाइम, है ना। और यहाँ जो अब आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, ये हमारे पास में हमारा क्या हो गया, वो ग्राफ हो गया। अब इसमें एक बात को समझो, ये ग्राफ बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने पीछे बनाया था, है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में अंतर क्या है, चाहे ये वाला ग्राफ ले लो, चाहे ये वाला ग्राफ ले लो, इसको भी देख सकते हो आप। तो इन ग्राफ्स में इस ग्राफ के कंपैरिजन में क्या अलग है वो थोड़ा समझते हैं। आप एक बार लाइन को देखो, मैंने क्या लिया था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया था ना। अब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमेशा आपकी वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगी वैल्यूज, और अगर नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें वेलोसिटी यानी कि अपनी गति की जो भी वैल्यूज होंगी, मान होंगे, वो क्या होंगे, वो घटते चले जाएंगे। फिर एक समय हमारे पास में ऐसा आएगा जब ये हो जाएगा जीरो, और फिर उसके बाद में फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ जो है चला जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में चल पड़ा है। चलो, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हम लिख लेते हैं।
negative velocity means that the object is moving in opposite direction। एक यहाँ पे ये हो जाएगा, थीटा की बात कर रहा हूँ यानी कि स्लोप की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा स्लोप यहाँ पे क्या हो चुका है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, ये उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। और चलो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। मान लो आपको सवाल उन्होंने दिया है कुछ ऐसा, और आपसे कहता है कि अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बताइए। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस वाली सिचुएशन में कैसा निकाला जाए। मैंने आपको एरिया वाला तरीका बताया, तो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा, है ना, और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बनेगा इस वाले एरिया से। अब एक बात को समझो, ये जो हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ये तो है नेगेटिव, और ये वाला है पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उस समय का होगा, यानी कि जो उस समय विस्थापन होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये बात आप जो है याद रखें, कैसे इसको करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज हमारे सामने है। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं जिसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा होगा, वो बदल रहा होगा। अब कैसे बदल रहा होगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, शुरू से लेकर के आखिर तक मैंने इसको एक समान जो है वो रखा हुआ था। अब मैं बात करता हूँ बदलते हुए एक्सेलरेशन की। वो देखो, when the object is moving with a variable acceleration, है ना, ऐसा एक्सेलरेशन जो क्या कर रहा है, बदल रहा है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, अभी भी नेगेटिव का भी बता दूंगा कि नेगेटिव अगर होगा तो उसको कैसे जो है वो करना होता है। तो अब आप आगे देखो, इसी में मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन मेरा वेरिएबल है, ठीक, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, 0। तो आपको जैसा भी केस दिया जाएगा उस केस को आप लोग आराम से बना सकते हो। मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी तो फिर ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर कर देना। कैसे ऊपर कर देना, ये हमारे पास इस जगह पे ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ऊपर कहीं यहाँ पे बना देना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब भी दी जाएगी। ठीक, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बदल रहा है। अगर एक्सेलरेशन बदलता है तो फिर होता क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यूज जो होती हैं टाइम के साथ साथ वो बहुत तेजी से बदलती हैं। 1 सेकंड पे मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 2 सेकंड होते ही 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जो है वो बताया था, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मान लो कि टाइम जैसे ही हमारा 1 सेकंड हुआ उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 थी। टाइम हमारा 2 सेकंड हुआ उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 2 हो गई। टाइम जैसे ही हमारा 3 सेकंड हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। देख रहे हो कैसे बदल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या आई है, 1, वेलोसिटी यहाँ पे आई है 4, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आई 9, वेलोसिटी कितनी आएगी 16, वेलोसिटी कितनी आएगी 25। अब यहाँ पे आप अंतर देखो, 3 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ हमारे पास में 7 का अंतर है। तो इस तरीके से अंतर ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ग्राफ फिर ऐसे सिचुएशन में बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और ये मैंने बनाया ऊपर की तरफ, ये है पैराबोला, ये गोल नहीं है, ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास में कैसा बना है, ये ग्राफ हमारे पास बना है पैराबोला। यहाँ पे हमारे पास है वेलोसिटी यानी कि हमारा वेग, और यहाँ पे हमारा टाइम यानी कि हमारा समय। ठीक है, ये चीज हमारे सामने। अच्छा, अब इसी में मैं आपको बताता हूँ अगला केस भी। हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु है, अगर मान लो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन चल रही है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी है,
और वेरिएबल एक्सेलरेशन जो हमारा बदलता हुआ एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव है। तो फिर अगर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी तो यही वाले ग्राफ को क्या करना होगा, उठा करके ऊपर कर देना ऐसे, यहाँ पे कहीं ऐसे बना देना, देखो जैसे मैंने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको करना होगा। अब अगली चीज इसी में ले लेते हैं, मान लो वेरिएबल एक्सेलरेशन है लेकिन क्या नेगेटिव है और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर ऐसा होगा तो अब देख लो, when the object is moving with negative variable acceleration, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रारंभिक वेग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 0। अभी देखो इधर क्या हुआ है, यहाँ पे ये है हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ एक्सेस, और ये हमारे पास में टाइम का एक्सेस। मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहा हूँ, तो मेरा जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा वो ओरिजिन से बनेगा ऐसे। खैर ये वाला केस जो है वो होता भी नहीं है, लेकिन बस ये एक तरीके से थ्योरेटिकल चीज है। आप एक बार बताओ, आप गाड़ी लेके खड़े हुए हो कहीं पर, रुके हुए हो, आप जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हो, तो क्या आपकी गाड़ी क्या होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है कि गाड़ी आपने रेस दिया है ना, आगे चलने के बजाय पीछे चली। हाँ वो गियर वाली बात एक अलग है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात जो है आपको कह रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कभी भी कि आपको जाना था आगे और नेगेटिव एक्सेलरेशन वहीं खड़े खड़े हुआ, गाड़ी अपने आप पीछे चली गई, है ना, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी? ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक थ्योरी वाली चीज है जो आपके सामने यहाँ पे मैंने बना करके दिखाई है। अच्छा अब अगर इसी में, हाँ अब एक चीज हो सकती है, मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे मैंने 0 ली है, अगर मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, अब ये वाला केस जो है वो हो सकता है कैसे, देखो कहीं ऊपर से शुरुआत होगी और ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ बताओ, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के अंदर जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। यहाँ से अब हम आगे जो है वो चलते हैं, और आगे हम लोग अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट ग्राफ। और जो हमारा अब अगला ग्राफ होगा वो होगा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे त्वरण और समय के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहला केस ले लेते हैं। मान लो मेरा एक्सेलरेशन शुरू से लेकर के लास्ट तक कांस्टेंट चल रहा है, तो पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना, when the acceleration remains constant। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लो, ये बन गया। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास में हो गया टाइम, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक सीधी लाइन होगी, क्यों, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल ही नहीं रही है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बदल ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है। अच्छा अब एक चीज और, मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे कह देता हूँ कि वो रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ है तो फिर उस वाली स्थिति में क्या होगा, ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो ये कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो एक केस ये हो जाएगा। अगर मैं आगे केसेस की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया, अगर आप एक्सेलरेशन को ऐसा लेते हो जो बदल रहा है ना, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, अगर आप उस तरीके से लेते हो तो फिर आपका जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो एक बार वो भी देख लो। एक बार मैं आपको ये भी बना करके बता ही देता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो हमारी रुकी हुई है।
तब हमारा जो एक्सेलरेशन वो कैसा होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो जो मैंने अभी यहाँ पे डॉटेड लाइन ली है, आप इसको ये मान लो कि ओरिजिन पे ही है, ऐसे ये वाले एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ होगा, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे इस जगह, और जो हमारा टाइम है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा इस तरीके से। मैं मान लेता हूँ कि वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो टाइम के साथ साथ जो है बदल रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन में, तो हमारा जो ग्राफ है, मैं यहीं पे बना करके बताता हूँ, इज इन वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी, अगर ऐसा होगा तो जो आपका ग्राफ है ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। या तो ऐसे ऊपर जाता हुआ या फिर ऐसे नीचे की तरफ जाता हुआ। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लेंगे अपना एक्सेलरेशन इस वाले एक्सिस पे, और जो आप अपना टाइम है वो आप लेंगे इस वाले एक्सिस पे। तो ये आपका यहाँ पे है त्वरण, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया आपका समय। तो ये आपके पास में कुछ केसेस हैं। कौन से वाले केसेस हैं, आपका जो ग्राफ है वो सॉरी इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे फिर वही चीजें निकल करके आती हैं। किस तरह की चीजें निकल के आती हैं, स्लोप वाली निकल करके आती हैं और एरिया वाली निकल करके आती हैं। तो अगर मैं एरिया निकालने लग रहा हूँ तो देख लो अब इसमें क्या होगा। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ का एरिया ले रहा हूँ, उसी तरीके से मैं इस वाले ग्राफ का भी एरिया ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उस वाले का तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो मैं इनके एरियाज जो है वो ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एरिया लूंगा तो फिर क्या करना है मुझे, रेक्टेंगल बन रहा है ना। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो है वो यहाँ पे करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर क्या होता है, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये टाइम इधर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम का मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन में कर रहे हैं, वही तो हो रहा है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वेलोसिटी, या हमें यहाँ पे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो हमारा जो भी एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ है उनके अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे हर बार वेलोसिटीज जो है वो मिलेगी। तो आप याद रखना कि त्वरण और समय के जितने भी हमारे ग्राफ होंगे, अगर मैं उनके एरिया निकालने लग रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जितने भी ग्राफ्स थे वो सारे ग्राफ्स हमारे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो सारे हमने पूरे कर लिए हैं। आगे जो हमारे पास में अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम करेंगे अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, उनके ऊपर जो सवाल होंगे वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।